हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर चल रहा था सरल रेखा में गति, उसका आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है गति के समीकरणों का निगमन। और इसके पहले वाले वीडियो में गति के समीकरणों का निगमन किया था हमने, लेकिन वो ग्राफ विधि से किया गया था। और आज हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से, यानी कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले कैलकुलस के जो फार्मूले इस यहाँ पर यूज होने हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। उसके बाद फिर हम इसके निगमनों का शुरुआत करेंगे। तो पहले गति के जो समीकरण निगमन करने हैं, जो कैलकुलस विधि जो फार्मूले यूज होने हैं, तो मेन जो फार्मूला यूज होना है यहाँ पर कि अगर किसी भी फंक्शन का अगर समाकलन करना है तो x की पावर n dx अगर लिखा हुआ है तो इसका जो समाकलन होता है x की पावर n+1 अपान n+1, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब n की जो वैल्यू है, x की नहीं, n की जो वैल्यू है वो -1 के नॉट इक्वल हो, यानी -1 के अलावा कुछ भी n की वैल्यू हो, ये फार्मूला यूज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं x² लिखा है, x² dx समाकलन करना है, तो क्या करें, इसका समाकलन हो जाए इस फार्मूले के आधार पर x की पावर 2+1 अपान 2+1, ये हो जाएगा x³/3 हो गया। अगर यही x जितनी पावर लगे उसमें एक ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड भी करना है, बस समाकलन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ x dx लिखा है तो इसके ऊपर पावर x की पावर कितनी है 1, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा x की पावर 1+1 अपान 1+1, जो पावर उसमें एक ऐड करना है x²/2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हो सकता है कुछ ना लिखा हो, केवल dx लिखा हो, तब क्या होगा, तब समाकलन इसका करते हैं जब यहां पर हम मान लेंगे कि 1 लिखा है और 1 की जगह लिखा जा सकता है x की पावर 0। x की पावर 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 0+1 अपान 0+1, यानी ये हो जाएगा x। यानी कह सकते हैं कि अगर dx का समाकलन करना है तो उसका समाकलन x हो जाता है। बात समझ आ रहा है? इस प्रकार से यही फार्मूले हमको यूज करते हैं। अब x की जगह t भी हो सकता है, x की जगह v भी हो सकता है, तो गति के समीकरणों में ये t और v का खेल है। तो x की जगह अगर मान लेते हैं यहाँ पर t हो जाए तो t की पावर n dt लिखा होगा, तो t² dt, तो t की घात 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह t भी हो सकता है, इसकी जगह v भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी है जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वो dx लिखा होगा। यहाँ पर x के सापेक्ष करना है तो dx, t के सापेक्ष करना है तो dt, v के सापेक्ष करना है dv, ऐसे लिखे होंगे। ये तो समाकलन का तरीका हो गया। साथ में अगर लिमिट भी लगी हुई है, जैसे अगर हम इन्हीं कहें कि हम कहेंगे कि अगर कहा जाए कि 1 से 2 की लिमिट लगी है इसमें और x² dx का जरा वैल्यू बताओ कितनी होगी, तब कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो समाकलन सिंपली समाकलन कर देंगे, जैसा समाकलन यहाँ किया गया है, x³/3 समाकलन हो गया। अब यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिमिट लगा देंगे 1 से 2, यानी जो x की वैल्यू हो 1 से 2 के बीच में निकालनी कितनी है। तो उसको सॉल्व करो तो तरीका है, जो ऊपर लिखी जाती है उसको उच्च लिमिट कहते हैं, नीचे लिखी गई है निम्न लिमिट। तो सब पहले हम लोग x की जगह उच्च लिमिट रखेंगे, तो 2 की घात 3 हो जाएगा बटे 3 माइनस x की जगह अब 1 हो जाएगा तो 1 की घात 3/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस 1/3, यानी ये हो जाएगा 7/3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से जहां लिमिट लगी हो, अगर हो लिमिट कुछ भी हो सकती है, यहाँ 0 से 2 हो सकती है, 5 से 8 हो सकती है, -5 से 3 हो सकती है, कुछ भी लिमिट हो सकती है। जो लिमिट ऊपर लिखी हो उसको उच्च लिमिट, जो नीचे लिखी होती है उसको निम्न लिमिट, और
समाकलन करते समय लिमिट का कोई मतलब नहीं है। समाकलन होने के बाद तो समाकलन का भाव लगा करके समाकलन कर लेंगे, उसके बाद हम जिसका समाकलन किया गया, समाकलन किसका किया हमने, x का, तो x की जगह पहले उच्च लिमिट रखेंगे माइनस, फिर लगाएंगे, फिर निम्न लिमिट रखा जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो इस समाकलन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना। तो बस ये फार्मूले हमको यूज करने हैं, चाहे समाकलन जिसका भी करना हो, लिमिट जो भी लगी है पहले आपको समाकलन करना है, फिर लिमिट लगानी है। इतनी बात ध्यान रखते हुए हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये फार्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। मेन फार्मूला हमारे पास है ये वाला, ऊपर सबसे ऊपर लिखा गया है। बस ये फार्मूला लागू नहीं होता है तो n = -1 के लिए। ठीक है। -1 अगर है, नहीं ऐसे अगर लिखा गया है x⁻⁻1 dx तो फिर ये फार्मूला लागू नहीं होगा। बाकी माइनस में कोई भी पावर होगी, चाहे -2 हो, -3 हो, -5 हो, फ्रैक्शन में भी हो तब भी चलेगा, लेकिन -1 नहीं होगा। नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर -1 + 1 अपान -1 + 1 तो क्या हो जाएगा, -1 0 हो गया, 0 को इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी इसकी। ये तरीका नहीं अप्लाई करते, ये तरीका नहीं होगा। इसको हम लोग तरीका इसका ये, इसको लिख सकते हैं 1/x dx, और इसका अलग से एक फार्मूला होता है log x। ये हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। जो हम लोग करने जा रहे हैं गणित के समूह निगमन, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। तो मेन फार्मूला हमको ये याद रखना है, बस शर्त याद रखनी, फार्मूला तभी यूज होता है जब उसकी जो पावर है वो -1 ना हो। इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी कुछ भी हो सकती है, और फ्रैक्शन में भी यानी भिन्न के रूप में भी पूरी हो सकती है, प्लस में भी कुछ हो सकती है। तो ये फार्मूला याद रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो गति के समीकरण है उसमें माना एक वस्तु सरल रेखा में एक नियत त्वरण a से गति कर रही है, यानी गति के समीकरण तभी यूज होते हैं जब किसी वस्तु का वेग जो है वेग वो एक समान वेग में वृद्धि हो रही हो, कह सकते हैं, यानी नियत त्वरण हो, तभी हम गति के समीकरण यूज करते हैं। तो मान लेते हैं जब हमने गणना स्टार्ट की उस समय उसका वेग कितना था u, यानी गणना स्टार्ट करते समय वेग u है, t = 0 उसका वेग है u, ये प्रारंभिक वेग हो गया। और t बराबर समय बीता, t बराबर जब t हो गया तो उस वस्तु का वेग बदल करके हो जाता है v, क्योंकि त्वरण कार्य कर रहा है तो वेग तो बदलेगा ही। और t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो है, दूरी या विस्थापन, वो मान लेते हैं s है। तो पहला समीकरण निगमित करने के लिए हम शुरुआत करेंगे, जो त्वरण की जो परिभाषा है उससे शुरुआत करते हैं। त्वरण की परिभाषा से फार्मूला लिख सकते हैं a = dv/dt। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, तात्कालिक त्वरण का फार्मूला होता है ये a = dv/dt। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है dv = a dt। और ध्यान रखना है dt से ये d से d काटना नहीं है, ये एक साथ रहेंगे। dv और dt को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। dv d और v एक साथ रहेंगे, d और t एक साथ रहेंगे। यदि d से d कट जाएगा तो v/t हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये केवल वेरिएशन बदलते हैं कि डेल्टा dt समय में वस्तु में जो वेग परिवर्तन हो रहा है वो dv है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों ओर समाकलन करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो समाकलन को लगा दीजिए दोनों ओर, dv = a समाकलन dt। लिमिट भी इनको चेंज, जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है dv, वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, u से v तक। ये इसका वेरिएशन है, ये हम लिख चुके हैं पहले के। जो समय के अनुसार जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, शुरू में कितनी है u और लास्ट में कितनी हो जाती है v, ये वेरिएशन है। समय कितना वेरी हो रहा है 0 से t, ये लिमिट भी लगानी है हमको। इस प्रकार से उचित लिमिट लगा करके हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो dv का समाकलन, dv की जगह ऐसा फार्मूला से लिखा था हमने dx, फार्मूला लिखा गया था dx का समाकलन कितना था x,
ठीक है ना भाई। dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 1, और 1 की जगह x की घात 0। x की घात 0 का मतलब जो x की घात 0 + 1 अपान 0 + 1 होगा तो x वैल्यू हो जाएगी। जब dv का समाकलन होता है तो क्या हो जाएगा, v। और लिमिट हम यहाँ पर अब रखेंगे, पहले समाकलन कर लिया हमने और लिमिट यहाँ पर बड़े ब्रैकेट लगा करके यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू। एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर समाकलन के साथ लिखा गया है, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा हो x² dx, तो होता क्या है कि ये जो कांस्टेंट होता है, टर्म होता है, ये समाकलन के बाहर हो जाता है, ये समाकलन में भाग नहीं लेता है, ये समाकलन चिन्ह के बाहर, यानी कि मल्टीप्लाई बना रहेगा। अब इसका समाकलन हो जाएगा x² 2 dx। सॉरी, ये dx समाकलन हो जाएगा तो फिर dx नहीं लिखेंगे, x² 2 समाकलन हो जाएगा x³ 3। और इसमें एक ऐड होकर के लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से, यानी कहने मतलब है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको समाकलन के बाहर लिख लेते हैं। तो क्योंकि ए नियत है तो ये ए बाहर हो जाएगा, ए बाहर, समाकलन अब कितना बचेगा, dt, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t, और 0 से t, ये इसकी लिमिट हो गई। आप जरा लिमिट लगा दें, पहले उच्च लिमिट v की जगह v की जगह v रखा जाएगा, माइनस में लगाएंगे, और u की जगह v की जगह अब u रखेंगे, v माइनस u इज इक्वल टू, यहाँ पर a, यहाँ लिमिट लगाएंगे, पहले t की जगह t और माइनस t की जगह 0, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इधर आ जाओ, v माइनस u इज इक्वल टू at, ऐसा लिख सकते हैं इसको, या v इज इक्वल टू लिखा जा सकता है u प्लस at। इस प्रकार से ये पहला समीकरण हमारा बन जाता है। क्लियर हो गया। समाकलन से बहुत आसान है, बस समाकलन के फार्मूले आपको याद रखने हैं और उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से हम पहले वाले समीकरण निरूपण कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद दूसरा समीकरण लिख देते हैं यहाँ। दूसरा समीकरण हो जाएगा 2 नंबर, और समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at² का निगमन। यहाँ पर हम लोग वेग की जो परिभाषा होती है उसकी मदद लेंगे। वेग की परिभाषा से, और वेग की परिभाषा क्या होती है, चलिए बिगाड़ देते पूरा। और उसके बाद वेग की परिभाषा के अनुसार v इज इक्वल टू होता है ds अपान dt, ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ds अपान dt। ये वेग की परिभाषा से एक एकांक समय चली गई दूरी को हम लोग ये कहते हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे ds बराबर लिख सकते हैं, ds बराबर v dt, पक्षांतर कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद समीकरण, जो पहला जो समीकरण हमने किया है, उस समीकरण 1 से समीकरण v इक्वल टू u प्लस at, समीकरण फर्स्ट, जो समीकरण v बराबर u प्लस at है, समीकरण v बराबर u प्लस at से v का मान रखने पर, तो पहले हम v का मान यहाँ लगाएंगे, तो ds बराबर v की वैल्यू लगा देते हैं u प्लस at, और उसके बाद यहाँ पर d, ठीक है। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ds ut प्लस at dt, ये आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू रख देंगे उसके बाद अब हम इसका समाकलन करेंगे, देंगे यहाँ पर दोनों ओर समाकलन करने, तो समाकलन करेंगे, तो इधर आ जाओ, फिर
समाकलन जब किया जाएगा दोनों ओर तो यहाँ पर ds का समाकलन हो जाएगा, प्लस लगा है तो अलग अलग समाकलन पहुंच जाता है। यहाँ लिख सकते हैं u dt ut u, एक मिनट सॉरी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गया, ये dt मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ dt आएगा, t नहीं आएगा, ठीक है। तो u dt प्लस समाकलन a t dt, ये तो आ जाएगा। यहाँ ऐसे कर सकते हैं। लिमिट सब दूरी कहाँ से चेंज हो रही है, t समय में चली गई दूरी कितनी है s, तो पहले t समय पर दूरी कितनी थी 0, बाद में कितनी हो गई है s। समय 0 से t में वेरिएशन कर रहा है, 0 से t के बीच, तो ये इस तरह से लिमिट लगा देंगे। अब समाकलन करो जरा इसका, तो समाकलन कर देते हैं तो ds पे क्या हो जाएगा s, लिमिट इसकी है 0 से s इक्वल टू u बाहर हो जाएगा और t का हो जाएगा dt का हो जाएगा t, 0 से t लिमिट हो जाएगी प्लस a बाहर हो जाएगा t dt बचा, और t dt का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t। समझ आ रहा है? इस प्रकार से यहाँ पर समाकलन कर लिया भाई, यहाँ पर a बाहर कर लिया, t dt t की जगह बाहर कितनी है t की 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो t स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगा देंगे तो कितनी लिमिट हो जाएगी s माइनस 0, s की जगह पहले s उसके बाद 0, s की जगह इक्वल टू u, यहाँ पर t माइनस 0, यहाँ पर a, यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, t की जगह 0 करेंगे तो 0 बाई 2 है 0, कितना हो गया s बराबर ut, इसको सॉल्व कर लीजिए, s बराबर ut प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई 2 a t स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा समीकरण। क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को रोक करके नोट कर लें, उसके बाद अब तीसरे समीकरण की बारी है। समीकरण नंबर 3, समीकरण है 3 बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का निरूपण करेंगे। तो फिर हम मदद लेंगे त्वरण की परिभाषा की। तो त्वरण की परिभाषा से लिख सकते हैं जो पहले लिखा गया था, a इक्वल टू dv अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। अब जब तीसरा समीकरण निकालना हो तो हम ऐसे टेढ़े गुणा करके हम दोनों समाकलन नहीं करेंगे, पहले हम इसमें करते हैं कि ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई पहले कराएं। समझ में आ रहा है? तो इसमें लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में अंश तथा हर में ds का गुणा करने पर इतना काम और करना पड़ेगा। इसमें ds का हम राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में उतना ही रखेंगे, राइट हैंड साइड में dv अपॉन dt इंटू यहाँ लिख सकते हैं ds अपॉन ds, ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको रीअरेंज करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dv अपॉन ds कर लेते हैं, इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं ये भाई dv अपॉन ds कर लिया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा ds अपॉन dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा dv अपॉन ds इंटू, ये जो फॉर्म जानते हैं क्योंकि v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, ये वे की परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं। सिर्फ ds अपॉन dt बना, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग v, तो इसको पक्षांतर करके हम अब जाते हैं गुणा करा लो, तो इसको लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a ds, लिख सकते हैं ऐसे।
अब समाकलन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा जाएगा दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देंगे तो समाकलन v dv इज इक्वल टू a bs। लिमिट वेग का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, u से लेकर के v तक, और दूरी कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 से s। ये लिमिट हो गई। अब जरा इसका समाकलन करो तो v dv का समाकलन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ लिमिट है u से v इक्वल टू a कांस्टेंट है समाकलन के बाहर, ds का क्या हो जाएगा समाकलन s, लिमिट है 0 से s। लिमिट लगा देंगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, पहले उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट इज इक्वल टू a, यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 0, लिमिट पहले उच्च माइनस निम्न लिमिट, इसको लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, पक्षांतर कर लीजिए तो बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा बन जाएगा तीसरा समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हम कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस के फार्मूलों की सहायता से हम गति के समीकरणों का निगमन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और समीकरण की, तो नोट कर लें पहले पूरा। ये समीकरण तो मेन समीकरण है। अब इन समीकरण की सहायता से हम एक समीकरण और निकालते हैं जिसको कहा जाता है t सेकंड में चली गई दूरी। इसको नोट कर लीजिए पहले, नोट कर लिया। इसके बाद हेडिंग लगाइए, अब t सेकंड में चली गई दूरी। t सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। इसका क्या मतलब है, टी सेकंड चली गई दूरी और टी सेकंड में चली गई दूरी क्या मतलब, जैसे कहा 10 सेकंड में चली गई दूरी और 10वें सेकंड में चली गई दूरी में क्या अंतर है, उसी प्रकार से 30 सेकंड में चली गई और 30वें सेकंड में चली गई दूरी में अंतर। जैसे मान लेते हैं 10 सेकंड कोई वस्तु चलती है, 10 सेकंड में वो यहां से यहां आ गई, यहां तक ये 10 सेकंड लगे उसको आने में, इसका मतलब पहले यहां पर 9 सेकंड लगे होंगे आने में, तो 9 सेकंड के बाद 10वां सेकंड शुरू हुआ, तो 10वें सेकंड तक इतना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 10वें सेकंड में चली गई दूरी। जैसे 30 सेकंड की बात करें तो 30 सेकंड में वस्तु यहां आ जाती है, तो इसका मतलब उसके पहले कौन समय होगा t-1, तो t-1 सेकंड के बाद जो शुरू होगा वो समय शुरू होता है t वें सेकंड में, और t वें सेकंड में जो दूरी चली जाएगी वो हमारी कहलाती है s। t-वें सेकंड में चली गई दूरी, बात समझ आ रहा है। t-वें सेकंड चली गई दूरी को हम लोग ऊपर सफिक्स में लिख देते हैं, ऊपर सफिक्स में लिखेंगे इसको, तो t-वें सेकंड का मतलब जो समय कह रहा है, तो उसके पहले वाला जो समय है उसके बाद का जो समय होगा वो हमारा कहलाता है t-वें सेकंड में चली गई दूरी। 10वें सेकंड, 5वें सेकंड, 12वें सेकंड, 12वें सेकंड का मतलब 11 और 12 के बीच का जो समय है उसके समय में चली गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखा जाए 10वें और 9वें और 10वें के बीच में एक सेकंड तो आया, t-1 और t सेकंड में 1 सेकंड आया, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी है वो। t-वें सेकंड से दूरी का मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी, लेकिन वो लास्ट वाला जो सेकंड होता है उसमें कितनी दूरी चली जाएगी। अगर वस्तु
एक समान नियत त्वरण से गति कर रही है तब। त्वरण जब नियत है तो वही लगातार बढ़ता जाएगा। तो भाई 5 सेकंड में कितना बढ़ा, 5वें सेकंड में कितना बढ़ा, 10वें सेकंड में कितना बढ़ा, तो उसके आधार पर कितनी दूरी चली गई वो हमको इस वाले फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूले का निरूपण करने के लिए देखिए, जैसे कहा जाए 10वें सेकंड से दूरी निकालो, इसके बाद 10 सेकंड में चली गई दूरी निकालो और 9 सेकंड में चली गई दूरी निकालो, फिर दोनों को घटा दो। समझ में आ रहा है? मान लो 10 सेकंड में वो यहां से यहां तक गई और 9 सेकंड में वो यहां से यहां तक गई, तो 10वें सेकंड कितना गई, यहां से यहां तक। अच्छा 30 सेकंड में यहां से यहां तक, t-1 सेकंड में यहां से यहां तक, तो 30 सेकंड कितनी गई 30वें सेकंड में, वो दोनों घटा देंगे। ठीक है ना? तो मेन हमारा काम ये है कि 30 सेकंड चली गई दूरी निकालें और t-1 सेकंड चली गई दूरी निकालें, फिर दोनों को घटा दें तो निकल आएगा 30वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो हम लोग मान के लिखेंगे इसमें t माना t सेकंड में चली गई दूरी, s t लिख देते हैं, तथा t-1 सेकंड, t-1 यानी उसके पहले वाला जो समय है, 1 सेकंड पहले सेकंड में चली गई दूरी st-1 है। तो अगर ये मान लेते हैं तब क्या होगा, तब लिखा जाएगा t-वें सेकंड में चली गई दूरी, और उसको ले लेते हैं s और ऊपर लगा देते हैं सब स्क्रिप्ट में t-वें सेकंड चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, t-वें से ऐसे लिखिए। तो क्या लिखा जाएगा, हम लोग 30 सेकंड में चली गई दूरी माइनस t-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो 30 सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला, 30 सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये 30 सेकंड चली गई दूरी हो गई। तो 30 सेकंड चली गई दूरी फार्मूला क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at²। ये तो हो गया हमारा t सेकंड चली गई दूरी। t-1 सेकंड चली गई दूरी, तो इसी वाले फार्मूला t की जगह t-1 रख देंगे, माइनस u और t-1 प्लस हाफ a और t-1 का होल स्क्वायर, ये इसमें घटा है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम 30 सेकंड में चली गई दूरी और t-1 सेकंड की दूरी को घटा देंगे तो 30वें सेकंड चली गई दूरी आ जाएगी। अब इसको क्यों सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। इसको तो कुछ करना नहीं है, इसमें जरा ब्रैकेट खोलो कुछ, तो ये हो जाएगा ut माइनस u प्लस इसका भी जरा 1/2a, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, माइनस b का होल स्क्वायर, तो t² प्लस 1 माइनस 2t ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जरा ये ब्रैकेट जरा खोलो से, ut प्लस हाफ at² माइनस ut प्लस u हो जाएगा कितना, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले, माइनस 1/2at², अंदर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1/2a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 को मतलब कट जाएगा 8t, कितना बचा। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ut ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया, हाफ at² प्लस का हाफ at² माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, बचा हमारे पास u बचा, यहाँ u और यहाँ बचा प्लस at और माइनस हाफ a, ये बचा।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस हाफ, इसको कॉमन ले लीजिए हाफ बाहर, और ए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2t, इसको डिवाइड करेंगे कितना कॉमन लेगा, डिवाइड करना है a/2 से, तो a/2 से डिवाइड करोगे तो a/2 ऊपर चला जाएगा, इसे कैंसिल 2t और माइनस ये तो कॉमन ले चुके हम लोग, तो यहाँ जाएगा। इस प्रकार से ये t सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला बन जाता है। इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, u प्लस हाफ है 2t माइनस 1। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम t में सेकंड चली गई दूरी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इन फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं आगे के प्रश्नों में, ये हम लोग आगे सीखेंगे। इसको नोट कर लें पहले। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्षैतिज गति के समीकरणों का निगमन। जो क्षैतिज गति के समीकरण हम लोगों ने पढ़े हैं 3, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हम लोगों ने पढ़े हैं। ये कहलाते हैं क्षैतिज गति के समीकरण। जब कोई क्षैतिज गति में क्षैतिज दिशा में कोई गति हो रही है तो हम इस समीकरण यूज करते हैं। क्षैतिज गति का मतलब होता है पृथ्वी के समांतर अगर गति हो रही हो तो हम ये समीकरण यूज करते हैं। लेकिन जब ऊर्ध्वाधर गति हो रही हो, यानी ऊर्ध्वाधर गति तो सरल रेखा में गति होती है, तो ऊर्ध्वाधर गति का मतलब बिल्कुल अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर 90 डिग्री कोण बनाते हुए वस्तु जाए या ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तो ये ऊर्ध्वाधर गति होती है। और उसको हम उसमें समीकरण कैसे यूज करते हैं, तो उसका तरीका है कि जो क्षैतिज गति के समीकरण हैं उसमें हम केवल चेंज कर देते हैं a की जगह g, यानी जो ये जो a है त्वरण जिसको हम लोग कह रहे हैं डिरिचलेट त्वरण, वो चेंज हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण में, ठीक है ना। a की जगह g कर देते हैं और s की जगह h। अब दूरी हो गई, यहाँ पर ऊंचाई हो जाती है, तो ये चेंज कर देना है। तो बस इतना आप चेंज कर देंगे तो हमारे जो समीकरण बन जाएंगे उसको कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। तो क्या बन जाएगा समीकरण, v इक्वल टू u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण बन जाता है h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बन जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g/h। बस इतना आपको चेंज करना है। तो ये समीकरण कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। जैसा कि इसमें भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, समीकरण जब यूज करते हैं तो अगर त्वरण कार्य कर रहा है तो प्लस रहता है बीच में, अगर ये मंदन कार्य करने लगता है, मंदन से मतलब जो वस्तु का वेग घट रहा हो तो माइनस लगा देते, ए ऋणात्मक हो जाता है तो यहाँ बीच का चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं जो वेग बढ़ रहा हो तो प्लस, घट रहा हो तो माइनस, सीधा सा अर्थ ये है। इसी प्रकार इसमें भी वेग बढ़ रहा हो तो प्लस रखेंगे, घट रहा हो तो माइनस। तो बढ़ने से तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसका वेग बढ़ेगा, तो जब वस्तु ऊपर से नीचे तरफ आती है तो प्लस रखते हैं, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर तरफ जाती है तो उसका वेग घटता है तो माइनस लगा देते हैं बीच में, जी निगेटिव हो जाता है। जी की डायरेक्शन हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होती है, वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो जी नीचे की तरफ तो माइनस। इस प्रकार से इनका हम आंतरिक प्रश्नों में यूज करेंगे इन फार्मूलों का। तो शुरू करते हैं आंतरिक प्रश्न। क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए 5 सेकंड बाद पिंड का वेग कितना होगा। 5 सेकंड में पिंड, 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी और 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए बहुत आसान, आप करने का प्रयास भी कर सकते हैं अपने आप से, वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिए पहले। तो पहले जो दे रखा है उसको नोट करें। ये इसका चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक वेग है, u का मान है 20 मीटर प्रति सेकंड और उसका त्वरण जो कार्य कर रहा है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ये इसका कोण कार्य कर रहा है। तो पूछ रहा है कि पहला वाला पार्ट
t बराबर 5 सेकेंड में पिंड का वेग कितना होगा, यानी उसका अंतिम वेग पूछ रहा है। शुरू में तो वेग 20 है, त्वरण कार्य का वेग लगातार बढ़ेगा तो 5 सेकंड बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, ये हमको ज्ञान करना है। तो इसमें गति का पहला समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी निकालनी है, u का मान है 20 प्लस a का मान है 2 और t का मान है 5। कितना हो जाएगा 20 धन 5 दूनी 10 यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना वेग बढ़ जाएगा, एक आंसर हो गया इसका। यानी 20 था, बढ़कर कितना हो जाएगा 5 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, तो t बराबर अगर 10 सेकंड है तो चली गई दूरी कितनी होगी, यानी s निकालना है। तो फार्मूला इसमें दूसरा लगा दो, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू u का मान कितना है, शुरू में वेग कितना है 20, समय कितना निकालना है 10 सेकंड में, प्लस 1/2, a का मान है 2 और t का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100। कितना हो गया 200। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, 100 और आ गया तो कितना हो गया 300 मीटर। इतनी दूरी चला जाएगा 10 सेकंड में, 300 मीटर। ओके। उसके बाद फिर कह रहा है कि 10वें सेकंड चली गई दूरी, तो 10वें सेकंड चली गई दूरी के लिए हमने जो अलग से फार्मूला निकलवाया है कि 10वें सेकंड चली गई, टीवें सेकंड चली गई दूरी लगाओ u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो t बराबर यहाँ पर 10 रख दो, 10वें सेकंड से दूरी आ जाएगी। तो 10वें सेकंड से दूरी कितनी हो जाएगी 10वें सेकंड। u का मान है 20 प्लस 1/2, a का मान 2, t 10 दूनी 20 माइनस 2 से 2 कैंसिल। कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 20 में गया 19। कितना हो गया 20 10 30 और 9 39। ये आंसर इसका हो जाएगा। 10वें सेकंड में अगर कहता है तो 39 मीटर और 10 सेकंड में कहता है तो 300 मीटर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर, पृथ्वी तल से 65 मीटर की ऊंचाई पर है, तब इससे एक पैकेट गिराया जाता है। गणना कीजिए पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो और जी का मान यहाँ पर यूज करें, जो ऊर्ध्वाधर गति हो रही है इसलिए जी यहाँ गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा, उसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जब गुब्बारा पृथ्वी तल से 65 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी यहाँ पर है जब गुब्बारा, तो यहाँ से एक पैकेट नीचे गिराया जाता है और ये वेग कह रहा है ऊपर की तरफ है गुब्बारे का 12 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका वेग है ऊपर तरफ। जब पैकेट यहाँ गिराया जाएगा, कोई पैकेट होगा यहाँ से गिराया जाएगा, तो ये इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए जब पैकेट इसी गुब्बारे में रखा है और गुब्बारा जा रहा है ऊपर की ओर, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, इस पैकेट का गुब्बारे के वेग के बराबर होगा ऊपर की ओर। और जब छोड़ दिया जाएगा तो पहले शुरू में कुछ ऊपर की तरफ चलेगा, उसके बाद फिर गुरुत्वाकर्षण नीचे तरफ गिरने लगेगा। लेकिन जब तक इसका वेग ऊपर जाने वाला शून्य नहीं हो जाता तब तक ऊपर तरफ जाएगा। भाई यहाँ से अलग हुआ, शुरू में वेग कितना था 12 मीटर ऊपर, 12 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर। जब ऊपर जाने लगेगा तो उसका वेग धीरे घटने लगेगा, जब इसके अलग हो जाएगा तो और घट करके जब शून्य हो जाएगा तो नीचे तरफ आने लगेगा। ठीक है ना। तो पहले गुब्बारा यहीं से नीचे नहीं गिरने लगेगा, पहले ऊपर तक चलेगा, फिर यानी पहले अगर गुब्बारा यहाँ से अगर गिरा तो पहले कुछ ऊंचाई तक जाएगा, फिर लौट करके ऐसे आएगा। इस तरीके से कह सकते हैं आप इस बात को।
तुरंत यहाँ से नीचे तरफ गिरने नहीं लगेगा। पहले क्योंकि ऊपर तरफ वेग उसका गुब्बारे के साथ में उस पैकेट का भी है, तो इसमें ऊपर तरफ वेग पहले रहेगा 12 मीटर पर सेकंड, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पहले यहाँ से जब छूटा गुब्बारे से पैकेट तो पहले कितनी ऊंचाई तक गया, उसको जाने में कितना समय लगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आने कितना समय लगा, फिर जोड़ेंगे तब कुछ समय आएगा। तो इसका एक तरीका और है, जब कोई पिंड ऊपर तरफ फेंका जाए और उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगे, तो उसका तरीका ये है कि जो u का जो मान होता है, कितने वेग से ऊपर तरफ फेंका जा रहा है, उसकी जगह हम माइनस यूज करते हैं। तो -12 मीटर प्रति सेकंड ये हम यहाँ यूज करेंगे। एक ट्रिक है आपको याद रखनी है कि जब भी किसी मतलब ये गुब्बारे में रखा था, ऐसे ही किसी ऊंचाई से खड़े होकर, छत से खड़े होकर किसी पिन को फेंक दिया जाता ऊपर की ओर, फिर कहता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, तब भी हम ये कॉन्सेप्ट लगाते। तो जब हम किसी ऊंचाई से खड़े होकर पिन को फेंकते हैं ऊपर की ओर और फिर आने का समय पूछता है, तो यू की जगह हमेशा माइनस यूज करते हैं। और समझ आ रहा है, यू की जगह माइनस यूज करेंगे हम लोग। और जी दे रखा है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है इसकी 65 मीटर। तो कह रहा है समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो गति का समीकरण हम यूज करेंगे इसमें, h बराबर यू टी प्लस हाफ AT GT स्क्वायर का, जो ऊर्ध्वाधर गति का समीकरण होता है। लेकिन हम यहाँ पर u की जगह माइनस चिन्ह लगा करके वैल्यू रखेंगे, तभी आंसर आएगा सही से और जल्दी आ जाएगा। नहीं निकलने के लिए तो हम निकल आएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का समय निकालो, यहाँ से यहाँ तक का समय जोड़ो, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इसमें सीधे हम फार्मूला करके निकाल सकते हैं। अगर सीधे u का मान 12 रख देंगे तो 12 रख देंगे तो क्या होगा, फिर पिन तो यहीं से नीचे सीधे गिर जाएगा। अगर पिन को यहीं से नीचे छोड़ दिया जाए तो पिन जब यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा ऊपर तरफ जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ लगाया जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है। h की वैल्यू कितनी वैल्यू लगाओ जरा, h का मान है 65, u का मान -12, t ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है। और क्या बचा, 1/2, g का मान है 10 और इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा 65 बराबर -12 और यहाँ हो जाएगा प्लस के 5t स्क्वायर। इसको 1-2 भाग से मतलब रूप में लिख लो, 5t स्क्वायर -12t, इसको ले लिया तो -65 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करो, तो गुणनखंड इसके कितने हो जाएंगे, 11 और 5, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 काम चलेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 मोटे फैक्टर ऐसे करो तो कितने हो गया भाई, 25 की 5 5 5 5 5 5, इसको फैक्टर ऐसे, इसको एक फैक्टर कर सकते हैं। 65 को इंटू 5 लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू, ये यहाँ से इसको 5 करना, 5 करना 5 से भाग करो, 5 करना 5 13 और 2 से यहाँ पर लिखते हैं 25 और 13, ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 और 13 ये इसके 2 पार्ट हो गए, 25 और 13 माइनस करेंगे तो 12 बच जाएगा। तो इसके फैक्टर लिख सकते हैं हम लोग 5t स्क्वायर -25t और प्लस के 13t -65 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा t -5, 5t कॉमन, 5t कॉमन तो अंदर बचेगा t -5 प्लस यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको 13 कॉमन, t -13 × 65, ये ले सकते हैं t -5 और उसको ले सकते हैं 5t + 13 = 0। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हटा दीजिए यहाँ से, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t = आ जाएगा 5 सेकेंड
और 1 t इक्वल टू आ जाए तो 12/0 करेंगे तो इक्वल हो जाएगा -13/5 सेकेंड। अब चूंकि ये माइनस में समय होता नहीं है तो आंसर हमारा 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 5 सेकेंड में ये पत्थर नीचे या जो भी पैकेट है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दे रखे हैं जिनको करने का अभ्यास करेंगे सभी लोग। और आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।